अब मेरा अनुरोध है, आपके हिंदी साथी भी हैं, अंग्रेजी साथी भी हैं, मैं हिंदी में करूंगा फिर अंग्रेजी में करूंगा, तो शांत रहें, सब हो जाएगा, उसके बाद बातचीत करेंगे। और आप लोग सब यहाँ हैं, मैं शुरू कर रहा हूँ, ये हिलाएंगे तो गिर जाएगा, ये गिरने के लिए तत्पर है। ये करें शुरू साहब? हाँ दोस्तों, धन्यवाद। झारखंड के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कानूनी राजनीतिक मूल मुद्दे उठते हैं। पहली बात, मैं कानूनी पे कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद पेश होके आया हूं उच्चतम न्यायालय ने, जिन्होंने कल मामला निश्चित किया है, लगाया है कोर्ट में, तो इसलिए मैं उस विषय में बहुत कम नहीं के बराबर बोलूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक आयाम है वो पहले मैं आपको अवगत कराऊं। एक बहुत ही भद्दा, घिनौना, भर्त्सना योग्य और सब चीजें अगर आप भूल जाएं तो ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है वहां पर, सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ पे झारखंड में, तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा, और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का। तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे, 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश, जनता जनार्दन पूछ रही है आपसे। एक बड़ा सरल प्रश्न है और इसका उत्तर है सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र और विपक्ष पार्टी झारखंड का सन्नाटा। दूसरा प्रश्न, झारखंड से बिहार कितना दूर है? बॉर्डर्स जुड़ते हैं, लगते हैं, उसी प्रदेश का बाद में बना था झारखंड। बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय पलटू कुमार जी के साथ, तो कितनी जल्दी आपने राज्यपाल जी ने वापस एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया? कितना समय लगा था? चंद मिनट, चंद क्षण। ये आपके सामने एक प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक हफ्ते भी नहीं हुआ उस बात को। नंबर 3, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस और गृह मंत्रालय से इंस्ट्रक्शंस के इंतजार कर रहे हैं? आप ये इंतजार कर रहे हैं? और ये चौथा एक प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, कि किस प्रकार से येन प्रकारेण, कुछ भी करके, अंग्रेजी में कहावत है हुक और बाय क्रुक, मोर बाय क्रुक एंड लेस बाय हुक, आप दलबंदी करवाएंगे? आप 47 और 33 के आंकड़े को बदल के कुछ और करेंगे? वैसे देश को इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सबसे सुप्रसिद्ध विश्व में, भारत में नहीं विश्व में, अखिल भारतीय स्तर पे जो विश्वविद्यालय बनाया गया है बीजेपी द्वारा, वहाँ सिर्फ 2 डिग्रीज दी जाती हैं, एक पीएचडी और एक पोस्ट डॉक्टरल। पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल दी जाती है बहुमत की सरकारों को गिराना कैसे और अल्पमत के लोगों को के द्वारा सरकार बनाना कैसे। तो क्या आप उस विश्वविद्यालय की शोध और पोस्ट डॉक्टरल शोध का इस्तेमाल करने के लिए समय खरीद रहे हैं माननीय राज्यपाल के जरिए? नंबर 5, या फिर आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए, इस देश में कोई विपक्ष की सरकार, कोई राजनीतिक रंग जो भगवा के अलावा हो, वो रहना नहीं चाहिए। अगर रहेगा तो हम केंद्र से और हम बीजेपी के स्टेट यूनिट्स ये आश्वस्त करते हैं जनता जनार्दन देश को कि कम से कम इस बार चुनाव के पहले ही
हम 99% राजनीतिक पार्टियों के लोगों को या तो अरेस्ट कर लेंगे या हटा देंगे या दल बदल द्वारा सरकारें गिरा देंगे। आज 75वें वर्ष आप हर दिन इतने भाषण देते हैं अमृतकाल के, उस अमृतकाल की परिभाषा आपने उस न्यू इंडिया, नवी इंडिया की परिभाषा ये कर दी है, गौरवशाली विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश। और सातवां, क्या आप इतना घबरा गए हैं उस सुनामी जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि आपके पुराने सुप्रसिद्ध तौर तरीके षड्यंत्र द्वारा सरकारें गिराने की और ज़्यादा अधिक गति और दिशा पकड़ लिए हैं? ये किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं एक गौरवशाली गणतंत्र और संवैधानिक गणतंत्र में? आज तक एक दिन कहां से निकल गया माननीय राज्यपाल को नई सरकार बनाने का? मैं अभी आपको उच्चतम न्यायालय के सामने जो पक्ष हमने दिया है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें हमने कई और आरोप लगाए हैं। क्योंकि वो कल आ रहा है और मैं खुद पेश हो रहा हूं, इसलिए मैं वो अनुशासन के अंतर्गत काम करूंगा। उसमें और कई चीज़ें कही गई हैं, तो सिर्फ ग्राउंड्स बोल रहा हूं मैं, कोई उसके बारे में, निर्णय के बारे में नहीं बोल रहा हूं। किस प्रकार कल माननीय उच्च न्यायालय ने इतनी जल्दी आदेश दिया 8 और 9 बजे के बीच में कि आज वो मामला लिस्ट हो, और 9 बजे किस प्रकार हमारे वकीलों ने ईडी को इसका इंटीमेशन दिया, सूचना दी, और उसके बाद 10 बजे कोई व्यक्ति जाता है राज्यपाल के घर में और वहाँ पर आप अरेस्ट कर लेते हो उसको, ये बात जानने के बाद कि आज मामला लगा है। वो सब चीज़ें हम कल कोर्ट में बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूल मुद्दा है कि इस प्रकार से गणतंत्र का हत्या जो आप दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई जवाबदेही तो होगी, और आपके ज़रिए देश जवाबदेही मांग रहा है, हम मांग रहे हैं। और हम ये कहेंगे कि आज जो आपने पार्टनरशिप की है एजेंसियों के साथ, जो आपने दुरुपयोग किया है संस्थाओं पे प्रहार करके, जो आपने एजेंसीज को अपना एक पपेट तो क्या कहें, उससे भी नीचे एक स्लेव बना दिया है, जिस प्रकार से आज आप हर चीज़ में किसी प्रकार का विरोध, गणतांत्रिक विरोध अंत करना चाहते हैं इस देश में, ये मूल मुद्दे देश के सामने हैं, ये मूल मुद्दे उच्चतम न्यायालय के सामने हैं, और हम कल वापस आपसे बातचीत करेंगे इस विषय में। फ्रेंड्स, वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, had Hemant Soren joined the NDA, there would have been a different scene. He would have been washed through BJP's washing machine. You notice the rhyme between scene and machine. The BJP, friends, has established the world's most world-renowned university on an all-India basis, which gives only PhDs and postdoctorals on one theme alone: how to topple elected governments, how to convert majorities into minorities, how to encourage defections, how to create inducements. Number two, the BJP has created an authoritarian, absolutist and autocratic system in the world's largest democracy. They brook of no opposition. Let me tell you the latest in this multi-edition serial. I want to ask a fundamental constitutional legal question for which we have only received stunning silence for the last 18 odd hours. Yesterday in the Jharkhand Assembly, where the whole world knows that the figures are roughly 47 or 48 majority and roughly 33-32 opposition, after the Honorable Chief Minister had submitted his resignation to the Governor and a new Chief Minister with the numbers known was proposed, why has the Governor been paralyzed into inaction for the last 18 hours? A whole day will be over shortly. Why? No answer. Eloquent silence. Number two,
hardly a week ago in neighboring Bihar, where the borders touch, how quickly did the governor swear in Honorable Mr. Paltu Ram for the 9th time? How much time did it take? A few seconds, a few minutes, versus 18 hours till today as we speak. Number 3, what kind of Einstein formula and arithmetic is the governor applying to calculate a self-evident fact given to him in writing with signatures? 48 versus 32 or 47 versus 33? Does it require rocket science to calculate that? Number 4, what is the explanation for this delay except silence? Are you waiting for instructions from the Prime Minister's office and the Honorable Home Minister's office? Number 6, or are you waiting to employ every possible way by hook or by crook, and more by crook and less by hook, to get MLAs to change sides, to offer inducements, to do horse trading? Because this is clearly your definition of New India. This is your vision of the 75th Amrit Kal. Or, my 6th question, are you waiting to impose precedence rule to remove a democratically elected government because you cannot see any other political color in India? The nation wants to know what the Honorable Prime Minister and what the Honorable Home Minister are thinking, because that alone counts. Not the governors, not elected chief ministers, not MLAs, not constitutional functionaries. This is a moment of reckoning in this country. You are trying to, not that you will succeed, ensure that this is a opposition Mukta Bharat before the elections? Are you trying to ensure that this is a Virod protest Mukta Bharat? Are you trying to ensure that no other voice is heard? One day you suspend 150 odd MPs, another day you do these tactics by enrolling as your dearest partner all the agencies of this government. I think it is a sad day for India. I am not speaking about the court and the legal aspects of this matter, since I am appearing as counsel and the matter has been kindly fixed by the Honorable Supreme Court for tomorrow. There are other issues raised there, etc., which we will not discuss now, which will come tomorrow, as to how an arrest happened at 10 o'clock when the ED was notified of the matter listed today morning, notification being at 9 o'clock, etc., etc. But this raises fundamental issues, and let me tell you, I will have much to say tomorrow when I meet you after the Supreme Court hearing. But the issues I have raised are relating to the realm of the governor, to the political class, to society, to our democratic polity, to the Constitution of India. And we would like to shock the conscience of the nation through you. Thank you. Also a few words? Also a few words? हाँ बोलो मेरे कॉलीग कुछ कहना चाहेंगे आप? आदरणीय अक्षय मनु सिंघवी जी एंड मेरे प्रेस के मित्रों, अभी जो झारखंड में हुआ है ये आप देखोगे तो थोड़ा इतिहास में जाइए। झारखंड की जो जनता पिछली भाजपा सरकार को जो खिलाफ में वोट दिया था, कांग्रेस एंड जेएमएम को, उसका मुख्य कारण था कि जो भाजपा की सरकार है वो सरकारी जगह को, आदिवासी जगह को लैंड बैंक करके अपने पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं। ये आदिवासियों की लड़ाई है, जल जंगल ज़मीन इसी की लड़ाई है। एंड ये सरकार जो केंद्र की सरकार है, लगातार जो कॉन्स्टिट्यूशनली चुने हुए मुख्यमंत्री है उनको जिस तरह से बेइज्जत करके, प्रत्यार्थ करके एक संविधान के मुख्यमंत्री को इस टाइप के घटना की है, इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो ज़मीन का ही मामला है। छत्तीसगढ़ में भी देखें, जैसे ही भाजपा की सरकार आई है हसदियों में माइनिंग का एक्टिविटी फिर से चालू हो गया है। आप लोग सबको याद होगा जो कन्हैयालाल भील का मर्डर केस हो, या सुरेंद्र चौहान ने जो आदिवासी परिवार को कत्ल किया था, मारे थे, या फिर अनेक एट्रोसिटी जो आदिवासी के खिलाफ होते आ रहा है। ये सरकार बिल्कुल रूप से
इनका एक षड्यंत्र है कि आदिवासियों को कैसे नीचा दिखाया जाए, आदिवासियों को कैसे सत्ता में रहने ना दिया जाए, और छल बल कल से वो कैसे हम लोग की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते आ रहे हैं 2014 से, जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, वो लैंड एक्विजिशन बिल को डाइल्यूट करने की कोशिश किए हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश किए हैं, जो आदिवासी लोग अपने ज़मीन के लिए दावे करते आ रहे हैं, उसको भी रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो 146 सांसद सस्पेंड हुए थे, इन्होंने सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल पारित किया, जिससे कि जंगल का परिभाषा ही बदल दिया इसने। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी बिना ग्राम सभा की अनुमति से ये लोग अपने लैंड एक्विजिशन कर सकेंगे। फैक्ट्री स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ पे माइनिंग माफिया लोग प्राइवेट स्कूल आदिवासी को पढ़ा के अपने गांव से दूर लेके शहरों में पढ़ाए जाए। इस टाइप की अनेक घटनाएं हैं जो कि हम निंदा करते हैं। एंड महामहिम राष्ट्रपति कल पार्लियामेंट में पहली बार बोले, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था तब एक आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति को भी बुलाया नहीं गया था। ये सब चीज़ है जो हम सोचते हैं कि हम आदिवासी समाज पे ये लोग का एक डायरेक्ट अटैक है, जिसको हम निंदा करते हैं, खंडन करते हैं। हम चाहते हैं कि जनता इनको ठीक जवाब दे। एंड जो लीगल इश्यूज है ये सिंघवी जी ने बोले हैं, बट ये आदिवासी समाज की तरफ से, हम आदिवासी सांसद की तरफ से इस चीज़ का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं सरकार को। जिस प्रकार से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस टाइप से वो लोग करके उसको सत्ता से हटाने की कोशिश किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बजट के बाद बोलेंगे भैया। हो गया ना झारखंड के इस पे। अगर झारखंड में कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। झारखंड में प्रश्न है तो पूछिए। आई एम सॉरी, आई शुड हैव आस्क्ड हिम। सर सरकार बचाने के लिए जैसा आप लोग आशंका जता रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन या दूसरे तरीके से सरकार बनाने की कोशिश की जा सकती है, क्या विधायकों को झारखंड के बाहर शिफ्ट करने की कोई रणनीति पर आप लोग काम करें? देखिए, हमारी रणनीति एक अलग चीज़ है, न हमें वो शेयर करने की आवश्यकता है। रणनीति बनाने की आवश्यकता क्यों है, ये पूछना चाहिए। आप ऐसे आघात करते हो हमारे ऊपर। आप हमारे सांसदों और एमएलएस के पीछे भागते हो कि उनको दलबंदी कराओ, और फिर रणनीति हम बताएं आपको। तो ये तो गणतंत्र के एक मूल तत्व की बात है, और ये आप पहली बार नहीं देख रहे हैं। मैंने आपको बोला विश्व की सबसे सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय का ब्रांच कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, अखिल भारतीय स्तर पे कई प्रदेश हैं, नॉर्थ ईस्ट में कई प्रदेश हैं। तो ये कब तक चलेगा? बेशर्मी की हद है, ये राजनीतिक मोटी चमड़ी की ये हद है। BJP Jharkhand in charge is already in Ranchi. There are high-level meetings happening, and we are told that BL Santosh, who is going to Ranchi for an RSS meeting, will also join in Exactly. the party. So, what do you expect? I am very happy that you have given these details. This is exactly what I just now said. I didn't take these names. Why is the governor procrastinating like Nero fiddling while the state waits for a chief minister? And at the same time, the three names you have taken are rushing hot haste to the capital. Why? This orchestration, you think, is not from the Prime Minister's office or the Home Minister's office? You think it's a coincidence that they are going to see the scenery of Jharkhand suddenly? And is it not blatant that a man who has 48 and I have 32 or 47 and 33 stakes his claim with a whole list signatures yesterday? Almost a day is passed, and the governor is doing what? Waiting for these people to tell him what to do. This is a shame, and these details, many more will come out. Just one more question, and this is from Delhi. One of your colleagues, Manishankar Iyer, has been furnished a notice by RWA saying that vacate the society if you do not apologize for your daughter fasting during the Ram Mandir against Ram Mandir. See, I would have dismissed it as laughable were it not tragic. I am only responding because these kind of incidents have a tragic color to it. I would never agree with you on 100 issues. I may not agree with Mr. Iyer, nor his daughter, nor other people. But that is not the issue at all.
how can I not allow your right to disagree with me? And how, what legality and what constitutionality is there if I tell him to get out of his colony, or he tells me to get out of his colony because he doesn't like my face, he doesn't like what I wear, he doesn't like what I say. This is the definition of new India we are scared of. This is the approach to 75th Amrit Kal, which I think every right-thinking citizen should be terrified of, and this has nothing to do with whether that lady is right or wrong. I may not agree with her at all. That's not the issue at all. They will deliberately try to mix it up with that issue. He has a full right to disagree with me. Every neighbor disagrees with each other. Can one neighbor tell the other to get out of the house?